हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 24 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब धैर्य घर पहुंची तो थोड़ी उलझी हुई थी। उसने खुद से कहा, जब कंपनी से काम कर रहे हैं सबको सर का नाम सुनकर डरते हुए देखा है, पर हमें तो बिल्कुल भी डराने नहीं लगते, बल्कि वो तो बहुत अच्छे हैं। हमारी इतनी गलती पर भी उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और आज हमारी चोट पर दवा भी लगाई। हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, पर कैसे? वो ये सब सोचते हुए बिना कुछ देखे दरवाज़ा खोल के हमसे कमी जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के सामने दो लोग हाथ बांधे खड़े थे और उसे गुस्से से घूर रहे थे। रावी ने कहा रावी ने कहा, आपको कब से आवाज़ दे रहे हैं थी? जी दी, आपको कब से आवाज़ दे रही थी, आपने क्यों नहीं सुना? रावी गुस्से से धैर्य को देख रही थी। जब से धैर्य घर आई थी तब से ही वो खोई हुई थी। रावी कब से उसे आवाज़ दे रही थी पर सुन ही नहीं रही थी, इसलिए दोनों जाके उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। धैर्य थोड़ी सुस्त आवाज़ में कहा, हम थोड़ा थक गए हैं, हमें माफ़ कर दो। रावी भी कुछ कहने वाली थी, तभी वीरा ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है मम्मा, आप आराम कीजिए, और सामने से हट गई। धैर्य ने दोनों के सर पे हाथ रखा और अपने कमरे में चली गई। रावी ने वीरा का हाथ झटका और कहा, तुमने मुझे मम्मी से बात क्यों नहीं करने दी? वीरा ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ किचन में ले गई और फिर से उसके साथ वहां जाकर फ्रिज में दूध निकाला और गर्म गर्म करने लगी। रावी अभी भी गुस्से में वीरा को ऐसे देख रही थी, तभी उसने देखा कि वीरा एक गिलास में दूध निकाला, उसमें हल्दी मिलाने की लगी और फिर उसके साथ ही साथ उसने ग्रीन कलर की छोटी सी बोतल कैबिनेट से निकाली और उसे भी उस दूध में मिला दिया। रावी, जो अब तक थोड़ी चिड़ी हुई थी, जब उसने वीरा को ये करते देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने दी कहा, क्या बात है वीरा? वो दूध का गिलास धैर्य के कमरे में ले जाते हुए कहने लगी, उन्हें चोट लगी है। ये सुनते ही रावी धैर्य के कमरे से भाग गई और धैर्य, जो अपने लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, उसके पैरों को गोली लगाते हुए कहने लगी, मम्मा आपको चोट लगी है, आपने बताया क्यों नहीं? धैर्य एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने नीचे झुक के रावी के चेहरे पे हाथ पे रखा और कहा, ज़्यादा नहीं लगी और हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। तब तक वीरा कमरे में आ चुकी थी। वीरा के हाथ में दूध का गिलास देख के धैर्य के मुंह बना के उसे देखा और कहा, हम नहीं पियेंगे। वीरा ने घूर कर अपनी मम्मी को देखा और फिर कहा, मैंने आपसे पूछा नहीं है। और फिर दोनों ने उसे पलंग में बैठाया और ज़बरदस्ती वो दूध का गिलास उसे पीने में मजबूर कर दिया। धैर्य ने लाचारी से अपने सामने बैठी उन दोनों लड़की को देखा और फिर अपने सामने रखे दूध का गिलास को वीरा धैर्य को की चोट को देखते हुए कहने लगी, देखने से खाली नहीं होगा, जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। धैर्य हार मानते हुए उस दूध के छोटे छोटे सिप लेते हुए उसे ख़त्म करने लगी और वीरा उसे कंबल उड़ा के सोने को कह के बाहर आ गई। बाहर रावी ने वीरा से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मम्मी को चोट लगी है? वीरा ने धीरे से कहा, मैंने उनके हाथ में जो बैंडेज देख लिए थी, और तो तुम जानती हो कि उन्हें पहले ही ब्लड की कमी है और चोट के कारण जो उनका ब्लड लॉस हुआ होगा, उससे ही उन्हें वीकनेस हो रही होगी। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, मैंने उन्हें दवाई दे दी है। फिर उसने गौर से रावी को देखा और कहा, क्या शिव ने बताया? रावी ने नाम में से हिलाया और कहा, वो डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहा है। वीरा ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मतलब अब हमें खुद ही वहाँ बात पकड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ उस पुरानी खंडर बिल्डिंग में एक सफ़ेद कलर के बड़े से कमरे में एक आदमी की को टेबल से बांध के रखा गया था। उसके सामने दो आदमी खड़े हैं जिनके हाथ में कुछ सामान था। वायु सामने की सीट पर बैठा था। उसने दो शब्द कहे, सच बोलो। उस आदमी के चिल्ला के कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वायु उठते हुए कहने लगा, मैं दूसरा मौका नहीं देता। फिर उन दोनों आदमियों को इशारा करके बाहर जाने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी पकड़ी बड़ी बड़ी कील को उन लोगों ने उस आदमी के हाथों में हथेलियों में हथौड़े से ठोकना शुरू कर दिया। उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी। वायु रुका और बिना पीछे मुड़े कहने लगा, तुमने उस पेंटिंग को गिराने की कोशिश की जहां मेरी माँ खड़ी थी, और तुम्हारे कारण मेरे सबसे खास इंसान को चोट लगी। जिस पेंटिंग की कील तुमने ढीली की थी, अब वही कील तुम अपने हाथों से निकालो। ये कहते हुए वो बाहर चले गए। अंदर जो आदमी खड़े थे, उन्होंने एक एक कर अपने हाथ में रखी सारी कीलें उस आदमी शरीर में लगा दी। उसके शरीर में कोई भाव नहीं था। वायु बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसके सामने अभी भी धैर्य का दर्द भरा चेहरा आ रहा था। उसने गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह इंसान को छोड़ने वाला नहीं था जिसके एक वजह से धैर्य को चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद करण आया और वायु से कहा,
वायु ने कहा, बोलो। कर्ण ने कहा, कहना स्टार्ट किया, सर ये मनोज भाटिया के बेटे ने किया है, जिसने पहले हर्ष को किडनैप किया था। वायु ने कहा, मार डालो उनको। और फिर उसने कहा, क्या तुमने वो किया? कर्ण ने कहा, यस सर, मैंने मिस निशा को वार्निंग दे दी है। वायु ने कुछ नहीं कहा। कर्ण वायु की कई बातों उसके बिना ही समझ जाता था। उसे ऐसे ही वायु को परछाई नहीं कहा जाता था। वायु भी जानता था कि कर्ण ने निशा को ऐसी ही वार्निंग नहीं दी होगी। उसने ज़रूर वो किया होगा जो वो डिज़र्व करती है। राजवंश हवेली। निर्मला देवी का कमरा। कमरे में निर्मला देवी और कृपा जी एक दूसरे के सामने बैठे थे। उन दोनों के चेहरे के पर अजीब भाव थे। कृपा जी ने कहा, माँ आपको क्या लगता है? निर्मला देवी उन्हें देखते हुए कहने लगी, अभी कुछ नहीं कह सकते, हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा। कृपा जी ने कहा, माँ वैसे एक आइडिया है। ये कहते हुए कृपा जी की आंख चमक गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ एक छोटे से बच्चे की तरफ तरह सोफे कोने में बैठा था और अपने सामने बैठे उन दो खतरनाक शेरनियों से देख रहा था जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। निर्मला देवी ने कहा, हम सिर्फ एक बार कहेंगे और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो याद रखिएगा, जिस दिल का इलाज का अब करते हैं हम उसे बाहर निकाल देंगे। आज भी निर्मला देवी की आवाज़ इतनी रौब था कि कोई भी काँप जाए और हमारा सिद्धार्थ वैसे ही नाज़ुक था। उसने कहा, दादी साहब आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? आप तो मुझे ऐसे डाँट रही हो जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। कृपा जी ने कहा, सच-सच बता दोगे तो तुम्हारा खून नहीं होगा। अब तो सिद्धार्थ की हालत ख़राब हो रही थी। उसने मन में कहा, क्या ये वायु का काम था? वह वायु कम था कि उसकी माँ और दादी भी मुझे यहाँ परेशान करने आ गए। भगवान मुझे बचा ले। निर्मला देवी ने कहा, हमें जानना है कि वो लड़की कौन है। ये सुनते सिद्धार्थ के हाव बदल गए। निर्मला देवी और कृपा जो ध्यान से सिद्धार्थ के चेहरे को देख रहे थे, उन्हें उसके चेहरे को बदलते भावों को नोटिस कर लिया। अब उन्हें पक्का हो गया था कि ज़रूर कुछ तो बात है। निर्मला देवी ने फिर कहा, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ की तरह ऐसा हो गया था जैसे वो किसी के पल बेहोश हो सकता है। उसने कहा, दादी साहब मैं सच में कुछ नहीं जानता। पता तो वैसे भी है एक आपको पता तो वैसे भी एक ऐसी किताब है जिसे कोई खोल नहीं सकता और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता होगा? मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। ये सारी बातें ऐसे कह रहा था जैसे उसे सच में कुछ ना पता हो। निर्मला देवी ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ वैसे भी मुझे कह रही थी कि तुम्हें जल्दी ही शादी करने की ज़रूरत है। अब तो मेरा पोता नहीं कर रहा तो तुम्हारी कर देती हूँ। सिद्धार्थ अपनी आँखें बड़ी करके उन्हें देख रहा था। वह अपने दोस्त को धोखा भी तो नहीं दे सकता था। जब निर्मला देवी ने देखा कि सिद्धार्थ हार नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपना आखिरी दाँव खेला। उन्होंने हेमंत को आवाज़ दी जो दरवाजे पे खड़ा था। हेमंत अंदर आया और सिद्धार्थ को पकड़ कर खड़ा हो गया। निर्मला देवी ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिया और सिद्धार्थ को लगाने लगी। सिद्धार्थ रोते हुए कहने लगा, दादी साहब ये इंजेक्शन से नहीं। सिद्धार्थ अच्छे से उस इंजेक्शन के बारे में जानता था। अगर किसी को वो लगा दिया जाए तो उस इंसान की 3 दिन तक इतनी बुरी खुजली होती थी, वह उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता था और वो निशान भी बहुत मुश्किल से जाते थे। उसने हार मान के कहा, अच्छा बताता हूँ, छोड़ो। हेमंत ने निर्मला देवी की तरफ देखा। निर्मला देवी ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर सिद्धार्थ निर्मला देवी और कृपा जी के साथ सोफे पर बैठे थे और सिद्धार्थ उन्हें बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी और कृपा जी राजवंश हवेली के निकल गए। उनकी कार को ज़्यादा देख सिद्धार्थ वहीं ज़मीन बैठ गया और सोचने लगा, अगर वायु को पता चला कि मैंने क्या किया है तो पक्का मुझे जहर का इंजेक्शन दे देगा। ये सोचते वो बैठे बैठे सो गया। धैर्य की जब सुबह आँख खोली तो उसने देखा वीरा और रावी उसके पास ही बैठे थे। वीरा ध्यान से धैर्य की चोट को देख रही थी और रावी उसके सर पे हाथ रख के सो रही थी। उसके सर पे हाथ रख के सो रही थी। धैर्य के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से रावी को अच्छे से लिटाया और मुड़कर देखा कि वीरा खड़े होकर उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए फास्ट बॉक्स ढूंढ रही है। धैर्य ने कहा, अरे हम ठीक हैं, ज़्यादा नहीं लगी है। वीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे कपड़े दे के नहाने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वीरा और रावी अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धैर्य किचन में कुछ बना रही है। वीरा ने अपनी आंखें छोटी करके अपने सामने देखा और कहा, मम्मा खाना क्यों बना रही हैं? क्या हम उन्हें नहीं मामा खाना क्यों बना नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता कि हमने पहले ही बना लिया है? रावी ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, चल देखते हैं। उन्होंने देखा कि धैर्य ने एक और टिफ़िन पैक कर रखा है। रावी ने वीरा के कान में कहा, आपको क्या लगता है मम्मा को कुछ तो पता नहीं चल गया? वीरा ने कहा, ऐसा नहीं है, बात कुछ और भी है। तभी उनके कानों में धैर्य की आवाज़ आई, नाश्ता कर लीजिए और स्कूल जाइए। तीनों ने नाश्ता किया और वीरा और रावी स्कूल चले गए। राजवंश कॉरपोरेशन
धैर्य अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रही थी, पर उसकी नज़र अपने सामने रखे टिफ़िन बॉक्स पे थी। वह अपनी उलझी आँखों से बार-बार उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए, और फिर अपने सर को झटक कर वापस काम में लग गई। लंच टाइम में कैंटीन में धैर्य जाह्नवी के साथ बैठी थी। जाह्नवी धीरे-धीरे अपना खाना खा रही थी और लगातार बोली जा रही थी। धैर्य का तो ध्यान कहीं और ही था। तभी उसके कानों में जाह्नवी की आवाज़ आई, यार मैंने सुना कि कल सर ने किसी लड़की की मदद की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुझे पता है, सर को आज तक किसी लड़की के साथ एक ही लड़की के साथ देखा गया है। साथ एक सेकंड। सर को आज तक किसी लड़की के साथ ही देखा गया है। साथ देखने के तो दूर की बात है, कोई कोई लड़की अगर उनसे बात करने की कोशिश भी करे तो वो कहाँ गायब हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। धैर्य ने चौंक से जाह्नवी को देखा और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाह्नवी ने कहा, तुम अभी आई हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। सर को नफरत है कि कोई उन्हें उन्हें के नाम से पुकारे और उनके करीब आए। बिजनेस वर्ल्ड में हर एक बिजनेस सर से डरता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सर के सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों को कहना है कि अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें सिर्फ मौत ही मिलती है, इसलिए ऑफिस में भी सब उनसे बहुत डरते हैं। धैर्य ने कहा, पर हमें तो बिल्कुल डरावने नहीं लगते। आप आप सबको गलतफ़हमी है ये चेक। वो कहते हुए वो अपना टिफ़िन पैक किया और वापस अपने काम में जाने लगी। कैंटीन सेकंड फ्लोर पे थी और धैर्य का केबिन 8th फ्लोर पर। उसके हाथ में अभी वह टिफ़िन था। अनजाने में उसने 30 फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर जब उसने सामने देखा तो उसे पता चला कि वो अपने सर के ऑफ़िस आ गई है, और वो ध्यान से बाहर आ रही थी। वहाँ भी एक एम्प्लॉय नहीं था और ना ही कोई आस-पास दिख रहा था, जैसे एक जगह सिर्फ़ सर के लिए ही हो। ये सोचते ये सोचते हो ये सोचते हुए वो वायु के केबिन के अंदर दरवाजे की तरफ पहुंच गई। कुछ सोच के वो पीछे मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी पीछे उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कर्ण ने पीछे से उसे आवाज़ दी, मैम अंदर आ जाइए। धैर्य मुड़ी और अपना सिर झुका के कहने लगी, वो हम यहाँ गलती से आ गए थे, हम जानते हैं। ये कहते वो चुप जाने लगी कि तभी कर्ण ने फिर कहा, वैसे भी लंच टाइम है, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। ये कहते उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अब धैर्य को अंदर जाना ही पड़ा। उसने देखा अंदर वायु सोफे पर बैठा है। उसके एक हाथ उसके सर के पीछे उसका चेहरा थोड़ा थका लग रहा था। धैर्य का जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वायु के कानों में धैर्य की पायल की आवाज़ आई, इसलिए उसने अपने सर को हाथ हटाकर सोफ़े सामने देखा, और धैर्य को देख के उसके चेहरे की परेशानी के भाव अचानक गायब हो गए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 25 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 26 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जब धैर्य केबिन में आई तो वायु ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पे अचानक एक सुकून दिखने लगा। सिद्धार्थ, जो कि वायु के पास ही बैठा था, उसके मुंह बनाते हुए मन में सोचा, सच में यह आदमी आखिर क्या चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक बेस बर्बाद हो गया है। इसके राइवल्स ने में बम लगा के उस जगह को उड़ा दिया, जिसके कारण ये थोड़ी देर पहले उन लोगों की जान से मार देना चाहता था, और किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। और अब ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फरिश्ता है। तभी उसे धैर्य की आवाज़ सुनाई दी, हम गलती से आ गए थे। वायु ने उसे देखा और कहा, सच में तुम टिफ़िन लेकर गलती से आ गई हो? वायु की नज़र धैर्य के हाथ में पकड़े टिफ़िन में ही थी। धैर्य ने कहा, वो हम कल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहते थे, इसलिए हम ये ले आए हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। 3 लड़के उसे ही देख रहे थे। धैर्य को जब उस सबकी नज़र अपने वो महसूस हुई तो वो अपना हाथ पीछे लेने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक सुंदर से हाथ ने उसके हाथ को टिफ़िन ले लिया, और उसने ऊपर देखा तो वायु गंभीरता से उसके बॉस को देख रहा था। धैर्य कुछ कहती इससे पहले ही वो उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। धैर्य वैसे भी उसी जगह खड़ी रही थी। तभी उसे कानों में वायु की आवाज़ आई, तुम्हें भी बैठना चाहिए। धैर्य हिचकिचाने लगी। आखिर वह अपने बॉस के साथ लंच करने कैसे बैठ सकती थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बैठ जाओ। धैर्य हार मान कर बैठ गई। वायु ने जैसे ही उसे खोला, खाने की खुशबू केबिन में फैल गई। सिद्धार्थ ललचाई नज़रों से उस टिफ़िन को देख रहा था। उसने देखा उसमें मलाई कोफ्ता, रोटी और मूंग दाल का हलवा था। उसने कहा, वायु तो ये सब बहुत उसने कहा, वायु तो सब नहीं खाता। ये सुनते ही धैर्य का मुंह उतर गया। वो कहने लगी, हम वापस ले जाते हैं। तभी सिद्धार्थ कहने लगा, नहीं नहीं, तुम रह दो, ये मैं खा लूँगा। तभी उसे देखा कि वायु उसे घूर के देख रहा था। वायु ने कहा, कर्ण कर्ण जो पीछे खड़ा हुआ था वो खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद अपने साथ एक क्रॉकरी सेट ले आया। उसने सारी प्लेट टेबल पे अरेंज की। वायु ने उस टिफ़िन से अपनी प्लेट में खाना निकाल लिया और कहा, मैं खा लूँगा। ये कहते वो खाने खाने लगा। सिद्धार्थ मुँह खोले वायु को देख रहा था। उसने मन में कहा, भाई तेरे अंदर मेरे दोस्त की आत्मा तो रही नहीं, तू इतना कैसे बदल सकता है।
मैंने कभी तुझे ये सब खाते नहीं देखा, अब तो ऐसे खा रहा है जैसे रोज़ ही खाता हो। तभी उसने देखा कि धैर्य के हाथ में एक और टिफ़िन है। उसने कहा, धैर्य, क्या मैं आपको धैर्य बोल सकता हूँ? मुस्कान के साथ कहा उसने मुस्कान के साथ कहा, जी ज़रूर। तो सिद्धार्थ ने कहा, आपके हाथ में जो दूसरा टिफ़िन क्या कर रहा है? धैर्य ने अपने हाथों की तरफ देखा और कहा, वो हमने भी लंच नहीं किया है। वायु ने अपना सिर उठाया और कहा, तो लंच कर लो। उसकी आवाज़ में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो ऑर्डर दे रहा हो। धैर्य मना करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने धीरे से वो बॉक्स खोला। सिद्धार्थ उसके बॉक्स में झाँक रहा था। उसने देखा उसमें बहुत कम मसाले वाला खाना था, जैसे बीमार लोगों को हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ऐसा खाना क्यों खा रही हो? धैर्य ने मुँह बना कर टिफ़िन देखा और मन में कहा, हमें भी नहीं पता ये दोनों हमें ऐसा खाना क्यों दे रही हैं आजकल, जबकि इन्हें तो पता है हमें तीखा खाना कितना पसंद है। और कसम भी दे रखी है कि हम कुछ और नहीं खा सकते। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में हमें ज़्यादा मसाले खाना पसंद नहीं है। ये कहते वो मुँह बना के खाना खाने लगी। सिद्धार्थ वायु को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, भाई मेरे लिए थोड़ा छोड़ दे। वायु ने खाना खाते हुए वो टिफ़िन थोड़ा-सा सिद्धार्थ की तरफ खिसका दिया। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी प्लेट में खाना निकाला और खाते हुए कहने लगा, वाह धैर्या, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। मैंने मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया। ये कहते वो खाए जा रहा था। कर्ण ने मन में कहा, काश मैं भी टेस्ट कर पाता। धैर्य ने कर्ण की तरफ देखा और कहा, हम आपके लिए भी कल लेके आएँगे। कर्ण ने मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। धैर्य को वहाँ थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था। आखिर कौन ही एम्प्लॉयी अपने बॉस के साथ खाना खाने में कम्फ़र्टेबल हो सकता है? पर पता नहीं उसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसने मन में कहा, पता नहीं सब सबको इतना बुरा क्यों समझते हैं? हमें तो बिल्कुल बुरे नहीं लगते। ये कहते हुए अपना खाना खाते हुए ध्यान से वायु को देख रही थी। जैसे ही वायु ने अपनी नज़र उठाकर धैर्य को देखा, उसने तुरंत अपनी नज़र नीची कर ली और अपना खाना खाने लगी। सिद्धार्थ झुक के टेबल पर रखे हलवे का बॉक्स उठा रहा था, तभी उसे धैर्य के टिफ़िन से अजीब सी स्मेल आई, जिसमें उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मूँग दाल का हलवा अपनी प्लेट में लिया और खाते हुए ध्यान से धैर्य को टिफ़िन को देखने लगा। उसने कहा, धैर्य, क्या तुम्हारे टिफ़िन में जो थोड़ी देर पहले थोड़ी सब्ज़ी है, क्या तुम मुझे दोगी? धैर्य ने अपनी टिफ़िन उसकी तरफ कर दिया। वायु बहुत ध्यान से सिद्धार्थ को देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ ने वह सब्ज़ी थोड़ी-सी खाकर देखी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और ज़्यादा गंभीर लग रहे थे, पर उसने तुरंत ही वह अपने चेहरे को हटा दिया और उससे कहने लगा, यार सच में काश मैं तुम्हारी मदद की होती तो मुझे रोज़ ऐसा खाना मिलता। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके लिए भी कभी-कभी बना के ला सकते हैं। कर्ण दूसरे कर्ण दूर से उन तीनों की देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि तीनों एक परिवार हैं। यह ख़्याल आते ही उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। उसके बॉस इस लड़की के पीछे इतने सालों से थे और आखिरकार आज वो उनके साथ थी। भले ही थोड़े पल के लिए, पर कुछ समय के बाद ज़रूर उनके बाद हमेशा उसे ही अपने पास रखेंगे। खाना हो जाने के बाद धैर्य कहने लगी, हम चलते हैं, लंच टाइम ख़त्म हो गया है। सर, आपको एक और बार शुक्रिया। वो कहते हुए वो टिफ़िन बंद करिए और लेकर चली गई। उस जाने के बाद वायु वापस अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करने लगा। जब धैर्य नीचे पहुँची तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। जाह्नवी उसके पास आके कहने लगी, कहाँ थी तुम इतनी देर से? और तुम बॉस के केबिन में क्या कर रही थी? ये तो पूछ रही ये तो पूछ रही गलत होगा कि तुम वहाँ पहुँची कैसे? पर क्या तुम्हें नहीं पता वहाँ किसी के जाना अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ़ कर्ण और बॉस की फैमिली ही जा सकती है, वो भी तब जब बॉस वहाँ हों। धैर्य ने हैरान होकर जाह्नवी को देखा और कहा, पर हम तो वहाँ कई बार जा चुके हैं और हमें किसी ने रोका नहीं। जाह्नवी से समझते हुए कहने लगी, देखो धैर्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ नई हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। सर को नफ़रत है कि कोई उनके सामान को हाथ लगाए या उनके केबिन में बिना पूछे आए। यहाँ तक कि उनका खाना भी वर्ल्ड के बेस्ट शेफ़ बनाते हैं और वो जब तक अच्छे से चेक ना हो वो सर्व नहीं दिया जाता है। एक बार गलती से शेफ़ ने खाने में कोई गलती कर दी थी तो बॉस ने उसे 3 दिन तक भूखा रखा था और फिर उसे लगातार 5 दिनों तक एक स्पाइसी खाना खिलाया था। उससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसे खाने के साथ कोई भी गलती हो। मैंने तो सुना है उनके घर में भी उनके लिए एक पर्सनल शेफ़ खाना बनाते हैं। जाह्नवी ने देखा कि धैर्य उसकी बातों को कोई जवाब ही नहीं दे रही है, तो उसने कहा, तुम धीरे-धीरे समझ जाओगी, बस अपने काम पे ध्यान दो। ये कहते हुए वहाँ से चली गई। पर जब धैर्य सोच रही थी कि अभी जो कैबिनेट में हुआ वो क्या था? वायु केबिन में सिद्धार्थ कब से अपनी सोच में डूबा हुआ गुम था, तभी उसके कानों में वायु की आवाज़, क्या बात है सिद्धार्थ? क्या बात है? सिद्धार्थ उठा उसके पास वाली चेयर पे बैठ के कहने लगा, उसका खाना तेरी
उसका खाना, तेरी एंजल के खाने में कुछ गलत है। जैसे ही वायु के कानों में ये बात पड़ी तो उसने अपना सिर उठा के सामने देखा। सिद्धार्थ ने बहुत गंभीर दिख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा उसके खाने में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिली थी। ये सुनते ही वायु के चेहरे के भाव बदल गए। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैं ये तो नहीं पता कर पाया कि उसने मेडिसिन में क्या प्रॉपर्टीज़ है, पर ये पर ये पर ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। लेकिन आखिर धैर्य ऐसी मेडिसिन क्यों ले रही है? तेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वो अकेली रहती है, तो ज़ाहिर सी बात है खुद खाना वो खुद ही बनाती होगी। अब वो खुद खाने की मेडिसिन तो नहीं मिलाएगी। अगर उसे कोई मेडिसिन लेनी होगी तो वो अलग से ही भी ले सकती है। वायु, मेरी बात ध्यान सुन। कुछ दिनों बाद उसे फिर से खाने ले आने को कह दे। मैं जानता हूँ ये तेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसके टिफ़िन में कुछ खाना सैंपल ले सैंपल ले सकते हैं। सिद्धार्थ, वायु के प्यार को कुछ होने नहीं दे सकता था। उसने देखा है 6 साल में उसे तड़पते हुए। अगर उसे पता होते हुए भी किसी को कुछ गलत हो रहा हो तो कुछ नहीं कर पाया, तो इसके लिए सबसे बड़ी हार होगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 26 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 26 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।